नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का a के शून्यांक -2 है तो k का मान होगा। ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि ये जो बहुपद है इसका एक शून्यांक -2 है तो k का मान क्या होगा। तो ऐसे जब द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद दिया जाता है तो उसमें x के दो मान होते हैं। एक मान वो -2 दिया है, दूसरा मान हमें फिलहाल नहीं मालूम है, लेकिन k का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो -2 है ये x का वैल्यू है। तो हम यहाँ रख सकते हैं, हमारे पास जो समीकरण है देख सकते हैं 3x² + 4x + 2k = हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू ये x के लिए हम रखेंगे -2, तो -2 रखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 और x के लिए फिर लगाएंगे कितना -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस में 2k = 0। फिर यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू ये माइनस को 2 बार गुणा करेंगे प्लस और 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2k = 0। यहाँ से इधर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 3 4 12, यहाँ से लिखेंगे 12 माइनस में 8 प्लस 2k = 0। फिर 12 से अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगी प्लस 2k = 0 और 2k अगर हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है 4 माइनस हो जाएगी जाके। फिर अगर हम k का वैल्यू इधर रखेंगे तो -4 ये गुणा है जाके इधर भाग हो जाएगी, कट जाएगी -2 में। तो देख सकते हैं जो k का वैल्यू होगी वो -2 होगा। ऑप्शन सी में जो है -2 है। अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। कहते हैं कि यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत हो, संगत और असंगत दो पार्ट होती है, संगत है तो उसका आलेख की जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेद या संपाती होगी, केवल संपाती होगी या केवल प्रतिच्छेदी होगी। तो याद रखना कि जब संगत बोले तो प्रतिच्छेदी या संपत्ति दोनों होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3, k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत है। तो यहाँ पे हम लोग को मान निकालना है किसका, ना k का। तो k का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, ये समीकरण है और ये एक समीकरण है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका 8 लेंगे a1, इसका a2 लेंगे k, a1/a2 = यहाँ से लेंगे b1/b2। b1 क्या है हमारे पास 5 और b2 है हमारे पास 10। और यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं इसे अभी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, इधर k1 जा k क्रॉस गुणा करेंगे तो k1 जा k हो जाएगी और 2 8 16। तो देख सकते हैं k का जो वैल्यू होगी वो 16 होगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, AP -10 -6 -2 और 2 का अगला पद है। ये जो AP है, इस AP का ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो अगला पद यानी पांचवा पद हमें निकालना है। तो पांचवा पद निकालने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग A1 ढूंढेंगे। तो A हमारे पास पहला पद को बोलते हैं, यानी A है, ये -10 हो जाएगी। फिर यहाँ से हम D निकालेंगे, D निकालेंगे तो क्या होगी, इसको A1 A2 A3 A4 बोलते हैं। तो इस अगले पद से पिछले वाले को हम लोग घटाएंगे तो D आएगी। तो अगला पद ये मैंने 6 माना और यहाँ से घटाएंगे -10 को, ये घटा लेंगे और ये -10 को हम घटाएंगे तो यहाँ से आएगी -6 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो D का वैल्यू होगा वो 10 प्लस में और 6 माइनस में है, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, तो D का वैल्यू 4 आया। तो हमें अगला पद यानी यहाँ ये A1 A2 A3 A4 है, तो हमें A5 निकालना।
A5 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो A4 है इसमें हम D को प्लस करेंगे। तो A4 कितना हमारे पास, A4 2 है, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका अगला निकालना है। तो अगला निकालना है तो उस पद में हम D जोड़ेंगे। D कितना हमारे पास, D है 4। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगी 6, और देख सकते हैं वो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 5, समरूप त्रिभुज की संगत होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत होती है बराबर, समांतर, लंब या समानुपाती। तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो संगत होती है किसकी, समानुपाती की। तो इसका जो आंसर होगा वो, उसकी जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु -2,4 का भुज है। भुज और कोटि के बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि ये एक रेखा, ये एक रेखा है। ये जो है इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो है ये हमारा वाई अक्ष। बीच में जीरो होती है, तो एक्स अक्ष को जो है हम लोग, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, और जो वाई होती है उसे हम लोग कोटि बोलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो हमें बोला है कि बिंदु -2,4 का भुज है। भुज कौन होगा, एक्स वाले को भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष जो होता है उसको भुज बोलते हैं। तो एक्स अक्ष में एक्स के लिए -2 है, तो देख सकते हो ऑप्शन ए जो है -2 है, अतः भुज होगा -2। और अगर हमें कोटि बोलता तो कोटि होता 4। क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान क्या होगा। तो हमें मालूम है कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है उल्टा, वो कोसेक थीटा होता है। तो यदि साइन थीटा का मान 3/4 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा हमें पूछा है। तो कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, अगर 3/4 है तो वो हो जाएगा 4/3। तो 4/3 होगा। 4/3 देख सकते हैं किसमें है, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगी वो 4/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये मीनार है, ये भूमि पर एक मीनार गड़ा गया है। अगर ए बी हमारा मीनार है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगी। अच्छा, कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये जो मीनार ए बी है उस मीनार से बीसी की जो दूरी होगी, मीनार से ये बिंदु की जो दूरी है वो हमें 100 मीटर दिया गया है। ऐसे 100 मीटर, और उसका जो थीटा है वो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ए बी निकलना है, यानी इसे अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाले को हम लोग एच बोलेंगे, इसको हम लंब यानी पी कहेंगे, और इधर वाला बी यानी आधार होगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी निकालना है, और हमें बी सी दिया है, जो वैल्यू दिया है और हमें जो निकालना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं निकालना है पी और दिया है बी। तो पी और बी टेन थीटा पे होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन कितने डिग्री पे, टेन 60 डिग्री पे। तो टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी होता है। तो पी यानी उसे हम ए बी लेंगे, और बी यानी बी के लिए बीसी पर वो उसका 100 मीटर दिया तो हम 100 ले लेंगे। और हमें मालूम है कि टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो √3 होता है, √3। यहाँ हम अपने 101 ले सकते हैं। इधर आप लिखेंगे क्या ना, ए बी, और बट्टा में लिखेंगे 100। अब इसे क्रॉस अगर हम गुना करेंगे यहाँ से तो ए बी 1 जा ए बी हो जाएगी, बराबर में इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 100√3। तो देख सकते हैं 100√3 मीटर किसमें है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त खींचा, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र ओ है। अगर इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं ऐसे, इसका नाम अगर मैं ए रखूं, इसका मान यहाँ से बी रखूं, और वृत्त को वो बिंदु पी पर अगर टच करती है, तो ये जो ए बी स्पर्श रेखा वो वृत्त को कितने बिंदु पे टच करती है, एक बिंदु पे। तो क्वेश्चन पूछा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कितने बिंदु पर छू के जाती है। तो कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 cm है तो उसका परिमाप
है, इसका परिमाप हमें निकालना अर्धवृत्त का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप का पाई आर प्लस 2r, यानी हम कह सकते हैं अगर यहाँ से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला होगी। तो यहाँ से हम r का वैल्यू हमें कितना 7 दिया, तो हम यहाँ से 7 लिख सकते हैं। अच्छा, इधर पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और प्लस में हम 2 लिखेंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे 7 इंटू, यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो 22, एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 और बट्टे में लिखेंगे 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 36, यानी 36 सेंटीमीटर जो होगा ये अर्धवृत्ताकार का परिमाप होगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए भुजा वाले घन का आयतन है। ए भुजा वाले घन का आयतन हमें निकालना, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन फॉर्मूला क्या होती है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी अगर हम कहें भुजा हमारे लिए ए है तो ए इंटू 3 बार, और 3 बार अगर हम ए को गुणा करें तो हो जाएगी a का पावर 3। तो a का पावर 3 किस में है देख सकते हैं, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य है, हमें माध्य निकालना है। तो सम संख्या का प्रथम 3 सम संख्या, यानी पहला सम संख्या हमारा 2, दूसरा सम संख्या 4 और तीसरा सम संख्या 6। और जब इसका माध्य निकालेंगे तो जितनी संख्या है गिन कर हम नीचे उतना लिख लेंगे, 1 2 3, तो हम नीचे लिखेंगे 3। अब इन सबको यदि जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12, उसको हम 3 से अगर काटाएं तो 4 बार में कट जाएगी। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का जो माध्य होगा वो होगा हमारा जो है 4, और वो ऑप्शन सी में है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निश्चित घटना की प्रायिकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता, अगर कोई घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। इसको याद रखना जीवन भर कि निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 cos a बराबर 1 तो साइन a का मान इनमें से क्या होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमें दिया है 2 cos a इक्वल्स टू 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम cos a को इधर लिखें तो ये गुणा है जाके उधर भाग हो जाएगी, यानी 1 के नीचे 2 आ जाएगा। तो cos a का वैल्यू जो है 1/2 हो रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos a बराबर cos थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos थीटा में 1/2 जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 60 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 60। अब यहाँ से cos और cos अगर हम कैंसिल कर ले तो जो a होगा वो a का वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो देख सकते हैं वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, हमें इसका मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु में क्या करना, सबसे पहले कि मान लीजिए अगर ये हमारा ये बिंदु ए का वैल्यू है और ये हमारा बिंदु बी का वैल्यू है, ऐसे इनका मध्य बिंदु अगर हमें निकालना है तो करना क्या है, इसका पहला वाला यानी 1, उसी तरह इसका पहला वाला से हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसी तरह इसका दूसरा वाला से इसका दूसरा वाला प्लस करेंगे और बट्टा में 2 करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4/2 कट जाएगी तो 2 आएगी। इन दोनों का जोड़ 6/2 कट जाएगी तो 3 आएगी। तो जो आंसर होगा 2 और 3, यानी 2 और 3 किसमें देख सकते हैं, 2 और 3 इसमें है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, t² - 15 के शून्यांक ज्ञात करें। 16 नंबर से हमें जो है ऑप्शन नहीं दी गई है, इसके पहले तक ऑप्शन था, तो यहाँ से हमें
जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू हम 0 लिखेंगे। यहाँ से फिर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 माइनस में है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ से टी का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या हो जाती है, रूट चढ़ जाती है। तो ये जो 15 इसका रूट चढ़ा लेंगे, और जब कोई रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस को हम लोग एक साथ दर्शाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टी का वैल्यू होगा वो एक बार प्लस रूट 15 हो जाएगा और एक बार माइनस रूट 15 होगा। तो टी के जो दो वैल्यू होंगे, प्लस में रूट 15 और माइनस में रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध करें कि ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी है। तो चित्र आप देख सकते हैं बगल में दिया गया है। क्या हमें दिया गया है कि आकृति में दिया गया है एल एम समांतर में सी बी। तो देख सकते हैं यहाँ एल है हमारा, ये जो एल एम है वो सी बी का समांतर है। तो हम लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी में हमें एल एम समांतर सी बी दिया है। ये जो एल एम है वो सी बी का समांतर, पर यदि किसी त्रिभुज में जो है दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए तो वो तीसरी का समांतर होती है, और साथ में क्या होती है, ये जो भुजा है ये अनुपातिक हो जाती है, ये बिंदु। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि इसका जो है यहाँ से ए एल लेंगे हम, और बट्टा में हम लेंगे इसका, बट्टा में लेंगे इसका ए सी। उसी तरह यहाँ से इधर ए एम लेंगे और बट्टे में लेंगे हम ए बी, यानी यहाँ से इधर आधा टुकड़ा फिर लेंगे पूरा। उसी तरह यहाँ से इधर आधा टुकड़ा ए एम और फिर यहाँ से पूरा ए बी, और इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, इधर वाला आ जाएंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ हमें क्या दिया है ना, एल एन समांतर सी डी। ये जो एल एन है वो समांतर सी डी है। तो जब एल एन सी डी का समांतर है तो त्रिभुज में देख सकते हैं कि ये दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड है और इसका समांतर दिया है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना, इसका ए एल आधा टुकड़ा के नीचे ये पूरा ले लेंगे, यानी हम लिखेंगे ए सी, और बराबर में लिखेंगे इसका आधा टुकड़ा यानी ए एन, उसका बट्टा में पूरा यानी ए डी, और इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं, एक का लेफ्ट साइड में ए एल बाई ए सी और इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट में ए एल बाई ए सी। तो लेफ्ट में दोनों का इक्वल है तो राइट बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट में क्या है, राइट में है ए एम बट्टा में ए बी इक्वल्स टू, इसका राइट में क्या है ए एन और बट्टे में ए डी। जब लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, और यही हमें लाना था। ये जो हमारा प्रूव्ड हो सकते हैं ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, देख सकते हैं प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। हमें दिया गया क्या है कि 15 कोट ए, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 15 कोट ए इक्वल्स टू हमें दिया गया है 8। तो यहाँ से हम ये निकल सकते हैं कि अगर हम कोट ए को लेफ्ट साइड में रखें, ये इनटू है, गुणा जाके उधर भाग हो जाएगी, यानी 8 के नीचे बट्टा 15 होगा। तो कोट ए या कोट थीटा बराबर होता है क्या, कि कोट थीटा होता है बी बाई पी, यानी हमें यहाँ से बी मालूम हो गई और यहाँ से पी मालूम हो गई। तो हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं। एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, फॉर्मूला होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। तो यहाँ से रूट लगाएंगे हम लोग ऐसे, पी के लिए कितना हमारे पास, तो पी का है 15, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बी के लिए क्या है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। फिर रूट में लिखेंगे 15 को 2 बार, 15 गुना 15, स्क्वायर है मैंने 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 8 है 64। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो h का वैल्यू होगा वो रूट अंडर
दोनों को जोड़ेंगे तो ये 289 हो जाएगी और h का वैल्यू हो जाएगी 289 17 का होता है, 17 का स्क्वायर, यानी जब 289 को हम रूट से बाहर करेंगे तो वो 17 हो जाएगी। तो h का वैल्यू 17, हमें निकालना साइन है और सेक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए, साइन थीटा होता है क्या, p बाई एच। p कितना हमारे पास, तो देख सकते हैं p 15 है, तो हम लिखेंगे 15 और h अभी अभी निकाले कितना 17, तो इसका 17 होगा। उसी तरह और क्या ज्ञात करना, सेक ए, तो हम लिख सकते हैं सेक ए, सेक थीटा क्या होता है h बाई बी। तो h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू 17 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 17 और b का वैल्यू कितना, क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध करें ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इस चित्र में देख सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी प्लस सी डी, ये ए बी प्लस सी डी बराबर दिखाना है ए डी प्लस बी सी। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। ये एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला मान के चले वृत्त है, तो इस वृत्त पर देख सकते हैं कि अगर हम ये एक बिंदु माने ए को यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस नाम दे देंगे। तो ए से एपी और ए से एएस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर हम इस तरह का रेखा खींचेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एपी जो है वो एपी बराबर है एएस के, इनको हम इक्वेशन 1 रखेंगे और ये इसलिए बराबर है, हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा इसलिए। फिर देख सकते हैं इस कोना से अगर हम देखें तो यहाँ से बीपी और बी क्यू दोनों स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू, और ये भी इसको समीकरण 2 मानेंगे और ये भी हमारा क्या होगा स्पर्श रेखा। उसी तरह फिर लिख सकते हैं यह बिंदु, यहां से देख सकते हैं सी आर और सी बी ये दोनों स्पर्श रेखा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सी आर बराबर सी क्यू, इनको 3 रखेंगे और ये भी हमारा स्पर्श रेखा। उसी तरह हम फिर लिख सकते हैं इस बिंदु से कि डी आर बराबर होगा डीएस से, क्यों बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे और ये भी जो है स्पर्श रेखा है इसलिए बराबर होंगे। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हम सभी समीकरण को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, देख सकते हैं ये एपी प्लस करेंगे बीपी प्लस करेंगे सी आर प्लस करेंगे डी आर, लेफ्ट के सभी जोड़ेंगे तो राइट में भी सबको जोड़ेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ऐसे हम जोड़ लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं एपी बीपी बगल बगल लिख लेंगे, एपी प्लस बीपी। उसी तरह यहां से लेंगे सी आर प्लस डी आर बराबर लगाएंगे, यहां से लेंगे एस, एस के साथ सामने में लेंगे हम डी एस प्लस यहां से लेंगे बी क्यू प्लस में इसका लेंगे सी क्यू और इसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर चित्र में देख सकते हैं एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा एबी, तो यहां से हमको मिलेगा एबी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये देख सकते हैं सी आर प्लस डी आर पूरा मिलेगा तो क्या बनेगा सी डी, बराबर लगाएंगे एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस पूरा क्या बनेगा एडी, फिर प्लस में लगाएंगे बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा क्या बनेगा बी सी। तो देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो देखिए ये जो है हमें प्राप्त हुआ, ये हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 को हमें अपरिमेय संख्या दर्शाना है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग अलग विधि है, तरीका है। तो एक तरीका हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से
लिख लेंगे हम लोग कि माना √5, हमें अपरिमेय दिखाना था, हम परिमेय मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हम ऐसा मान लेंगे। पर हमें मालूम है कि यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इस √5 को हम दर्शा सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर इस शर्त से कि p और q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तथा ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये शर्त कंप्लीट होती है तो √5 एक जो है अपरिमेय संख्या, √5 जो है एक परिमेय संख्या होगी, ये नियम के हिसाब से। आइए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 5 से हम रूट को हटाना चाहेंगे। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। मैथ का नियम है, अगर हम लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो हमें राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे। तरीका बनाने का बहुत है, मैं एक तरीका लिया हूँ, अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। यहाँ से हमें p से p² q को 2 बार गुणा करेंगे तो q² हो जाएगी। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि 5 यहाँ से q लेंगे, q 5q बराबर इधर आएगी p²/q। ये जो 2 बार q² था, एक q में यहाँ लगाया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5q एक पूर्णांक है, तथा ये p²/q एक भिन्न है। भिन्न यानी अंश और हर है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो 5q है ये नॉट इक्वल हो जाएगी p²/q, और ये विरोधाभास है, विरोध करता है। क्यों? क्योंकि एक पूर्णांक और एक भिन्न, एक पूर्णांक जो है वो एक भिन्न के साथ बराबर नहीं हो सकती है। तो जब ये पूर्णांक भिन्न के साथ बराबर नहीं हो सकती तो हम लिख सकते हैं कि अतः √5 एक जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा प्रूव हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण, तो मान के चलते हैं कि माना पहला संपूरक कोण बराबर हम लेंगे x, तथा दूसरा संपूरक कोण को हम लेंगे y। अब हमें मालूम है कि जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये जो मेरा दो संपूरक कोण है, ये पहला और ये दूसरा, x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा कोण, हम x को बड़ा कोण मानेंगे, वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। अगर 18 अधिक है तो 18 मीटर जोड़ेंगे, छोटे से 18 अधिक है कौन, ये बड़ा कोण। इसको हम रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 180। तो यहाँ से हम x के लिए क्या रखेंगे, y प्लस में 18 x के लिए, फिर प्लस ये y लिखेंगे बराबर में 180। तो यहाँ से देख सकते हैं y और y हो जाएगी 2y प्लस में 18 बराबर 180, और 2y बराबर 180 में ये जाके 18 माइनस हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2y बराबर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 आएगी, 17 से
एक जाएगी तो ये है 16, यानी y बराबर 162 बट्टा में 2, इसको कैंसिल करेंगे। 2 8 16, 2 कम 2 81। y का मान हमें मिला, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समी 2 में, तो समी 2 क्या हमारे पास x बराबर y की जगह हम रखेंगे कितना 81, तो यहाँ से लिखेंगे 81 प्लस में हमारे पास है 18, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 99। तो देख सकते हैं जो x का वैल्यू होगा वो 99, जो y का वैल्यू होगा वो 81। यही दो हमें जो है लाना था। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो इस क्लास में मैंने कुल 21 क्वेश्चन को लिया था। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। जो भी साथी वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। और मैट्रिक परीक्षा होने में मात्र 2 महीना बाकी है, तो मैं लगातार इस तरह का वीडियो लेते आऊंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।